हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और ईएम वेव। अब देखो, इस चैप्टर की डिटेल और इसका नीट में इंपॉर्टेंस बताने से पहले कि मतलब इसमें से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं जो इस साल आ सकती हैं, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दूं जो बच्चों ने पूछे थे। मैंने कमेंट्स में भी देखे थे कि सर इस क्रैश कोर्स से हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आप क्या कराओगे, कैसे कराओगे, क्या लास्ट की एक्सरसाइज कवर करोगे। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी कि अगर हम लाइव नहीं देख सकते कल का लेक्चर तो क्या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। तो देखो, जो क्रैश कोर्स मैंने आपके लिए इस साल डिज़ाइन किया है, ये क्रैश कोर्स इसीलिए दो पार्ट में रखा है कि आप एक दिन नॉलेज का पूरा सेक्शन ले लो, मतलब आप अपना 0 से 120 का सफ़र कर लो। मतलब जिन बच्चों का किसी भी वजह से, चाहे वो बैकलॉग, कई बच्चे होते बीमार पड़ जाते हैं पूरे साल भर में, कहीं होता ही है सबके साथ, तो उनका टॉपिक छूट जाता है, ठीक है ना। या कई बच्चे जो होते हैं वो नहीं कर पाते, उनको अच्छे से नहीं समझ आता। तो अगर जिन बच्चों का ये टॉपिक वीक है, ठीक है ना, उनके लिए ये नॉलेज वाला सेक्शन है। यहां से आप बहुत इजीली वन शॉट के अंदर अपने बेसिक्स को टनाटन कर सकते हो। तो मैंने इन लेक्चर्स के अंदर आपके बेसिक्स रखे और उन बेसिक्स के ऊपर प्रॉब्लम रखे ताकि आप फॉर्मूला पढ़ो तो उस फॉर्मूले की ग्रिप आपको आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की ये दिक्कत होती है, उनको पता नहीं चलता फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये चीज़ मैंने सेक्शन के अंदर कवर कर दी है ताकि आप अगर वीक भी हो ना इस टॉपिक के अंदर तो आपका ये पोर्शन ईजिली कवर हो जाए। तो हाँ, 0 से 120 का सफ़र आपका नॉलेज वाले सेक्शन से बहुत प्यार से कवर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, सर कल क्या कराओगे जो लाइव बैच है, पेड बैच है उसके अंदर। तो मैंने एनसीईआरटी कुछ इस बार स्पेशल डिज़ाइन करी है। सर क्या स्पेशल डिज़ाइन करी है? तो मैंने पहले क्या करा था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी करा था मैंने, ये मार्किंग करके दे दी थी, हाईलाइट करके दे दिए थे। इस साल मैंने और ज़्यादा अच्छा काम किया है। मैंने क्या किया कि आपके PYQs देखे कि यार एनसीईआरटी में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनमें से PYQs बन रहे हैं। और स्टूडेंट को क्या होता है ना, हाईलाइट करके दे दो। आपने बहुत सारी हाईलाइटेड देखी होगी, मेरी भी देखी होगी, पर हाईलाइटेड में फील नहीं आती। मतलब स्टूडेंट पढ़ना तो पढ़ता है पर उसको समझ नहीं आती वो चीज़ ज़्यादातर। तो मैंने उनके क्या कर रखे ना, वन लाइनर बना दिए। तो आप वो पूरा हाईलाइटेड पोर्शन देखोगे और साथ में उसमें मेरी राइटिंग में आप वन लाइनर देखोगे। ये मैं कल आपको पढ़ाऊंगा भी और समझा भी दूंगा। तो उससे क्या होगा, विद इन 5 to 10 मिनट आपका पूरा चैप्टर ऐसे कवर, फिंगर टिप्स पे। तो आपकी एनसीईआरटी टनाटन, ठीक है ना। और उससे वन लाइनर, और ये वन लाइनर वो वन लाइनर है जिनसे PYQs बनते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर नीट एग्जाम, ठीक है ना। तो आपका ये वाला सेक्शन कल कवर होगा। और साथ में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, मैंने जो एनसीईआरटी रखी है वो नई वाली है, ठीक है ना, जो कंसाइज्ड वाली है ना, जो रिवाइज हुई थी 23-24 के बाद, वो वाली एनसीईआरटी रखी है। अब उसके अंदर जो एक्सरसाइज है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ कई प्रॉब्लम तो डायरेक्ट PYQ में पूछे गए, तो मैंने इंडिकेट कर दिया ये PYQ में। अब खाली लिख दूं PYQ में तो फिर यार प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने क्या करा ना, उन प्रॉब्लम्स का साथ में फॉर्मूला भी लिख दिया। अब ये मेरे को पता है आपको आज का लेक्चर करने के बाद फॉर्मूले बड़े इजीली आ जाएंगे, ठीक है ना, आपकी ग्रिप बन जाएगी। तो जब आप उस एक्सरसाइज को देखोगे, आप देखोगे यार ये वाला प्रॉब्लम सर ने लिखा है कि PYQ में आया, इधर इन्होंने साइड में फॉर्मूला दे दिया, तो आपका फटाफट से वो चीज़ रिवाइज हो गई। आपको पता चल गया अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है, E = h लग करके मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से स्मार्टली मैंने पूरी आपकी एनसीईआरटी का कवर कर दिया। साथ में, ठीक है ना, ये तो हो गई हम लोग जो कल करेंगे ही करेंगे लाइव क्लास के अंदर। साथ में मैंने दूसरी चीज एक और रखी है, वो है आपके PYQs। जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये वाला लेक्चर आप कवर करते हो, फिर हम लोग PYQ प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप देखोगे मोस्टली आपकी सारी की सारी चीजें इन 2 लेक्चर से कवर हो जाएंगी। बट फिर भी 180 में से 180 का टारगेट सोच रखा है, तो कुछ और एक्स्ट्रा भी हमें करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स रखे हैं, जो अगेन कल के लेक्चर में आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और फिर DPP आप घर पर प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, 0 से 120 और 120 से 180 का प्रैक्टिस का आपका सेशन। अब सेमीकंडक्टर वाले इस टॉपिक की, जिसमें हम 3 चीजें कवर कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और EM वेव, इसमें से क्या चीज हटाई गई है वो बताऊं। तो नीट सिलेबस में ट्रांजिस्टर नहीं है, तो आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है ना। तो नीट सिलेबस के हिसाब से सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और EM वेव से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। 4 क्वेश्चन 100% आपके हो जाएंगे। कौन कौन से सेक्शन से रहते हैं? एक तो आप मान करके चलो डायोड के सेक्शन से आपको 100% सवाल देखने को मिलेगा, 100%। तो डायोड का सेक्शन आपको कवर करना ही करना है। रेक्टिफायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर मैंने रखा हुआ है आपके लिए, आप रेक्टिफायर देखोगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफायर। तो 3 टॉपिक टिप्स पे लेने,
फर्स्ट इज जंक्शन डायोड, ठीक है ना। सेकंड वन इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से मोस्टली आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है, या तो बहुत इजी लेवल का रहता है जिसमें फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है इनपुट आउटपुट की, या अच्छे लेवल का रहता है जिसमें डायोड लगा के रेजिस्टेंस या कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रेक्टिफायर। तीसरी चीज जो सेमीकंडक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इज स्पेशल पर्पस डायोड। अगर स्पेशल पर्पस डायोड आता है तो ये सीधे टिक मार्क करने वाला प्रॉब्लम होता है, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपके 2 प्रॉब्लम जरूर बनेंगे। दूसरी चीज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से आपका एक प्रॉब्लम रहता है, वो आपका लॉजिक गेट के ऊपर ही रहता है जिसमें आपको डी मॉर्गन लॉ लगा करके चलना होता है और आंसर निकालना होता है। वो भी आप आज और कल प्रैक्टिस में 100% कवर कर लोगे। ईएम वेव। अब देखो ईएम वेव के अंदर जनरली 2 से 3 सेक्शन है, बट जहां से ज्यादातर प्रॉब्लम आए हैं वो है ईएम वेव की इक्वेशन। तो ईएम वेव की इक्वेशन, या आप कल के पीवाईक्यू उसमें भी देखोगे, उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली, या E/B=C वाला रिलेशन के ऊपर प्रॉब्लम पूछ लिया। तो इस तरीके से करके ईएम वेव में जो इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम होता है वो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेक्शन है ईएम वेव में एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी का, जो अगेन फॉर्मूला बेस्ड है जिसकी आप फिर से अभी प्रैक्टिस भी करोगे, कल भी करोगे। तीसरा सेक्शन है कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का। कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का क्योंकि लास्ट ईयर प्रॉब्लम आया था, इसका ट्रेंड ये है कि एक साल आ जाता है तो फिर अगले 2-3 साल नहीं आता, फिर उसके बाद आता है। बट हाँ, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, करके तो हम सब चलेंगे। कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट यानी मैक्सवेल इक्वेशन को भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपका सेमीकंडक्टर का, जिससे 4 प्रॉब्लम है कल और आज का मिला करके, ठीक है ना, यानी आज और कल मिला करके हम 180 में से 180 का टारगेट सोच करके चल रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के 4 प्रॉब्लम आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले कुछ रटने वाले पोर्शंस, ठीक है ना, जैसे कई बार मैंने देखा नीट एग्जाम के अंदर कंडक्टिविटी पूछ लेते हैं। अब ये याद होगा तो जवाब दे पाएंगे, नहीं याद होगा तो कहां से देंगे। तो जैसे ये वैल्यूज मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो मेटल की आप देखो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, फिर सेमीकंडक्टर की आ गई, और फिर लास्ट में इंसुलेटर तो खैर कंडक्ट ही नहीं करता। तो ये कंडक्टिविटी के जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यू एज इट इज इनकी रेंज के साथ आप याद करके रख लो, ये बहुत ज्यादा हमें काम में आएंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं, मेरे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसमें हम बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को उनके वैलेंस बैंड डायग्राम के ऊपर बेस्ड करके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड कौन होता है? जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड वो होता है जो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, और एम्प्टी बैंड होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जब तक वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, तब तक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये इसका मेन रूल है। तो जो अपना कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आप देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, इनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। तो जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं तुरंत वैसे ही, या ऐसे बोलो रूम टेम्परेचर पर ही, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ईजी होता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो जब हम टेम्परेचर की वैल्यू बहुत हाई करते हैं, बहुत हाई, तब भी ये गैप ओवरकम नहीं हो पाता, यानी इंसुलेटर किसी भी हाल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाता, ठीक है ना। इतनी कैपेबल एनर्जी नहीं दे सकते हम इसको, अगर देने की कोशिश करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, मर जाएगा, पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7, ठीक है ना। तो ये एनर्जी गैप की वैल्यूज भी याद रखनी है। तो जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आता है तो यहां से कंडक्शन, यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग बनता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। होल कहां बनता है? वैलेंस बैंड के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है? कंडक्शन बैंड के अंदर। तो ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो जितने, अच्छा प्योर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे उनके करस्पॉन्डिंग होल्स यहाँ पर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर बराबर रहती है, और इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है।
अब अगर आप इस इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की क्वांटिटी इंक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है ना। ए नॉट इसमें कांस्टेंट है। एनर्जी गैप को अगर आप देखो तो ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बहुत ध्यान से देखना, सिलिकॉन के लिए ये वाला, ये मैंने आपके लिए वैल्यूज ढूंढ के निकाले हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, और जर्मेनियम के लिए ये वाला है, ठीक है ना। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी गैप की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर और ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, यानी पूरी की पूरी करेक्टरिस्टिक मतलब करंट वोल्टेज ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये पूछा गया था इसलिए बोल रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीएन जंक्शन डायोड की बात करेंगे आगे चल के, पूरे पीएन जंक्शन डायोड की जो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि करंट वोल्टेज का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब अगर हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें सेमीकंडक्टर के अंदर तो ये दो चीज की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन और होल, और ये आपने पढ़ी रखा है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, पुट करते हुए आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास I इक्वल्स टू NeVe, फिर इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। मॉडिफाई करके हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनता है ये मैंने वहां पे भी बताया था, सवाल भी करा दिया था मोबिलिटी के ऊपर बेस्ड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सिग्मा का जो फॉर्मूला बनता है E प्लस NH म्यू ई और म्यू एच को बोलते हैं हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट फील्ड। तो मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट फील्ड। अब ड्रिफ्टिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन की इजी होती है क्योंकि लाइट वेट होता है, ठीक है ना, और होल उसके कंपैरिजन में हम हैवी मानते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन मोबिलिटी ऑफ होल। ये भी एक छोटा सा कंसेप्चुअल है। रूम टेम्परेचर पर देखोगे तो कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर दैन कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। तो जर्मेनियम की कंडक्टिव क्यों, क्योंकि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कम है, सिलिकॉन का एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब अगर हम बात करें जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन रख रहे हैं और 0 केल्विन से ऊपर रख रहे हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो हमारे वैलेंस बैंड में रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बट फिर भी प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो उतना अच्छा नहीं कंडक्ट कर पाता, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसमें इंड्यूस्ड कराते हैं या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इससे बनता है हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंड्यूस कराएं, जैसे नाइट्रोजन तो नहीं, सेम साइज की इंड्यूस कराएंगे ताकि क्रिस्टल लैटिस जो रहे वो स्टेबल रहे। अगर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इम्प्योरिटी का या साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो क्रिस्टल लैटिस अनस्टेबल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा पूरा, ये भी कंसेप्चुअल है। तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, लेट अस से दैट हमने फॉस्फोरस इंड्यूस कराया, तो फॉस्फोरस का एटम प्योरिटी एटम को रिप्लेस करता है, तो एटम के बदले एटम आता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए इम्प्योरिटी ऐड कराने से सेमीकंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं होता। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो या पी टाइप ले लो, नेट चार्ज 0 मिलेगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। छोटी सी है पर बड़ी काम की, एक एक कंसेप्चुअल पे ध्यान दिया जा रहा है। तो एन टाइप से क्या होता है, तो एन टाइप से हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसके अंदर इंड्यूस कराते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट हो जाते हैं, जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना एक नया एनर्जी लेवल बना करके खड़ा हो जाता है। इस एनर्जी लेवल को आप देख सकते हो, हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है ना। तो ये यहां पर मतलब कंडक्शन बैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे, कितना थोड़ा सा नीचे, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप नीचे, ये वैल्यू भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहां पर ये अपना बना लेता है डोनर एनर्जी लेवल। फिर जैसे ही रूम टेम्परेचर आता है ये सारे भाग जाते हैं, ठीक ना, और ये भाग करके कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो अब कंडक्शन बैंड में 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो जो यहां से कूद करके आ रहे हैं और एक वो जो इम्प्योरिटी की वजह से यहां जम करके आ रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव ये नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर होल होता है। तो अगर हम इसकी कंडक्टिविटी डिफाइन करें तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, E म्यू ई प्लस NH म्यू एच। अब किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू होल, तो हम इस फैक्टर को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आ जाता है मेरे पास E म्यू ई,
ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है। अब जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है ना, वो इस तरीके से लगती है ni स्क्वायर इक्वल्स टू Ne इंटू NH। अब अगर आपको इसमें इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दे रखी है, NH की कंसंट्रेशन, होल की कंसंट्रेशन दे रखी है, आप इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकाल के कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। अब इसी तरह जब p टाइप ऐड करते हैं तो ट्राइवेलेंट एटम हम ऐड करते हैं, एटम, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो एटम क्या करता है, उस अब ट्राइवेलेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट हो गए, चौथा वाला जो बॉन्ड है वो खाली रह गया, तो वो खाली बॉन्ड एक एनर्जी लेवल बना लेता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, जो कि आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है ना। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर रहता है। कितना ऊपर? वही सेम एनर्जी लेवल 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही बात रूम टेम्परेचर पर आती है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। इधर पहुंचने से अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बट आप देखो यहां होल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन नहीं इंक्रीज कर पाई, इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में एडजस्ट हो गया, बट जहां से निकल करके गया उसके करस्पॉन्डिंग होल की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो होल्स इसमें क्या हो जाते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इधर बेचारा जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन है, वो तो वही है जो यहां से यहां जंप लेने से गया, तो वो उनकी क्वांटिटी तो थोड़ी सी रहेगी, बट होल की जो क्वांटिटी हो गई वो ज्यादा इंक्रीज कर गई, इसलिए हम बोलते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। एन टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं। तो अगर हम इसकी कंडक्टिविटी देखेंगे तो वो होल्स की वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आई होप आप ये छोटी सी चीजें समझ गए होंगे। इन एनर्जी गैप्स को जरूर याद रखना है। अब ये एनर्जी गैप कैसे भरा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर कैसे पहुंचाया जाता है, या तो रूम टेम्परेचर पे लाके पहुंचा लो, या फिर हम वो फोटो इलेक्ट्रिक का भी कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि लाइट कितनी मिनिमम एनर्जी की, या सॉरी लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम कितनी हो, मैं मैक्सिमम, ठीक है ना, सवाल सोच रहा था क्या बनाऊं, तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, SC बाय लैम्डा के हिसाब से कितनी हो कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाए। तो भाई इतने के एनर्जी डिफरेंस के बराबर आप SC लैम्डा को डाल दोगे और मैक्सिमम एक्साइटेशन वेवलेंथ आपको मिल जाएगी, क्योंकि एनर्जी हम मिनिमम की बात चल रहे हैं। इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो और ऊपर भागेंगे, तो मिनिमम तो हमें कम से कम इतनी तो देनी पड़ेगी अगर हम इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे से होते हैं, जो भी एनर्जी गैप है, इसलिए बोला याद रखना है, जो भी एनर्जी गैप है उसे उठा के SC बाय लैम्डा डाल देना है। सिमिलरली वो बोले कि मिनिमम कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी यहां वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपना एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में पहुंचाने के लिए, ताकि वैलेंस बैंड के अंदर होल्स का फॉर्मेशन हो सके। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन यहां से भी पहुंचा सकते हो, यहां से भी पहुंचा सकते हो, कहीं से भी पहुंचा सकते हो, बट सबसे कम एनर्जी तो यहीं पे लगेगी ना, जो टॉप लेवल पर होंगे। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए तो टॉप लेवल वाले को पहुंचाओ, ठीक है ना। टॉप लेवल वाले का एनर्जी गैप कितना है? 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी उसने वैल्यू दे रखी होगी वो हम ले लेंगे, बराबर SC बाय लैम्डा डाल देंगे। तो ये भी एक सवाल होता है जो उसमें पूछा जाता है, आगे बताऊंगा। अब ये आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। पढ़ो, ये कह रहा है व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इतना, होल डेंसिटी इज इतना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, होल डेंसिटी दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया Ne का वैल्यू 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो नीचे मैंने डाला 10⁻⁻6, ये ऊपर आकर के हो गया 5 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब, ठीक है। होल डेंसिटी अगर आप देखोगे तो होल डेंसिटी है 8 × 10⁻13, ऊपर चला जाएगा तो 8 × 10⁻6 और 3 9 पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब आप यहां से देख सकते हो होल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। यहां से भी आंसर दिया जा सकता है। अब म्यू ही दे रखा है, म्यू एच दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। तो बेसिकली कैलकुलेटिव है, E म्यू ई प्लस NH म्यू एच। तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता ही है कैलकुलेटिव, क्योंकि हमें चीजें पुट करनी पड़ती हैं, इसमें सॉल्व करना पड़ता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आ गई 1.6 × 10⁻⁻19। जब तक ये फैक्टर हमें कम नहीं दिखेगा ना, हम इसे निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर हमें दे रखी हैं दोनों वैल्यूज तो हम लेते हुए चलेंगे, बट अगर ये खुद ही बोल देता कि हाँ ये चीज बहुत कम है, तो फिर हम ऑब्वियसली इग्नोर कर देते हैं। तो अब Ne म्यू ई, Ne का वैल्यू हो गया 5 × 10⁻18 और म्यू ई का वैल्यू हो गया 2.3, सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में, प्लस NH का वैल्यू हो गया मेरे पास 8 × 10⁻19 और म्यू एच का वैल्यू हो गया 0.01। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई 1.6 × 10⁻19। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15, 5 to 10 और 1 11, 11.5 × 10⁻18। इसको भी 10⁻18 में ले जाते हैं तो 0.8 × 10⁻18।
आई थिंक आप समझ गए। आप सोचो क्या ये निगलेक्ट करने लायक है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, देख करके करना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करूं, 8 और 5 13 हो गया, तो 1.6 इंटू 10 की पावर ये -1 बचा, इंटू ये मेरे पास आ गया 12.3, ठीक है ना। तो इसको रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 48 और इधर आ गया 4, 16 2 जा 32 और 4 हो गया 36, 6 और 3 9, 196। अब 2 डेसिमल पहले, 3 डेसिमल पहले ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, तो 1.968। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। अब रिजल्ट देखो 1.968 के हिसाब से देखोगे, बिल्कुल परफेक्ट हमारा राइट आंसर भी आ गया। तो कैलकुलेटिव है बट फर्स्ट राउंड में किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर बहुत गंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि हम इसे छोड़ दें, बट हाँ ये है कि इसमें कैलकुलेशन है, मान के चल रहे हैं 1-1.5 मिनट लेगा, बट ईजिली हो जाएगा फॉर्मूला लगाते हुए, तो हम इसे सेकंड राउंड के लिए नहीं रखेंगे। नेक्स्ट, बायसिंग ऑफ डायोड। अब बायसिंग ऑफ डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी करेंगे, बायसिंग के ऊपर सवाल भी देखेंगे और आपको सवाल करने की ट्रिक भी दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, जंक्शन डायोड को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हमने बोला अब पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, इनको आपस में सैंडविच करो मोल्टन स्टेट में, ठीक है ना। मतलब हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया, पार्टीशन बनाया, एक तरफ पी टाइप इंप्योरिटी डाली, एक तरफ एन टाइप डाली, बन गया पीएन जंक्शन डायोड। अब क्या होता है, शुरू में कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का माइग्रेशन होता है, ठीक है ना। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का माइग्रेशन होता है, जिस वजह से बीच पर एक इमोबिलाइज आयन, इमोबिलाइज मतलब फिक्स्ड आयन की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन क्या करता है, फर्दर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोकता है, ठीक है ना। यानी बैरियर का काम करता है फॉर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी वालों को नहीं रोकता। तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में जितने मेजॉरिटी वाले जा रहे होते हैं तो थोड़े बहुत ही जाते हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत की तो ताकत ज्यादा होती है जो इस बैरियर को ओवरकम कर जाए, उतने ही माइनॉरिटी वाले आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से जो करंट होता है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की वजह से, तो मेजॉरिटी वाले करंट को बोलते हैं हम डिफ्यूजन करंट, माइनॉरिटी वाले करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो मैं यहीं पे दिखाऊं तो मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी कौन है, इधर होल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो होल का ट्रांजिशन इधर से इधर हुआ, मैंने होल लिया ताकि मैं पॉजिटिव चार्ज को दिखा सकूं, तो ये हो गया डिफ्यूजन करंट, ठीक है ना, ड्यू टू मेजॉरिटी। अब माइनॉरिटी कौन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर होल है, तो इधर की तरफ ये आ गया डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन हो गया, ये ड्रिफ्ट करंट आ गया, ठीक है ना। दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी। तो जब जंक्शन डायोड को हम किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो जितना डिफ्यूजन करंट होता है उतना ड्रिफ्ट करंट होता है, नेट करंट की वैल्यू 0 होती है। और ये जो लेयर आप देख रहे हो ये हमारे लिए बैरियर का काम करती है, ठीक है ना। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इधर अगर हम 0 लें तो इधर जाते जाते पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है, तो ये इस तरीके से पोटेंशियल का इंक्रीमेंट आप यहाँ पर देख रहे हो। इस पोटेंशियल डिफरेंस V0 को हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये कितना होता है, 0.3 से 0.7 वोल्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कंडक्शन कराना चाहते हो इसमें स्टार्ट, तो आपको इस बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। उस पर अभी हम आते हैं। इस डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस होती है वो होती है 1 माइक्रोन या 10 की पावर -6 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर फील्ड निकालें, ठीक है ना, तो ये फील्ड हो गई नी वोल्टेज बाय डिप्लीशन रीजन की थिकनेस। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है तकरीबन 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, या एवरेज वैल्यू मैंने ले रखी है, 0.3 भी नहीं लिया, 0.7 भी लिया, या 6 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, इतने की ये बैरियर फील्ड होती है। अब जैसे ही हम इस जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जब P वाला रीजन हाई पोटेंशियल से करते हैं, N वाले रीजन को लो पोटेंशियल से करते हैं, ऐसी बाइसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में आप देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इसलिए डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है, ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो नेग्लिजिबल सा हो जाता है, ठीक है ना। तो नेट करंट इसमें आ जाता है I डिफ्यूजन माइनस I ड्रिफ्ट, और इस वजह से हम नोटिस करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, इधर से हमने V अप्लाई करा, तो आप देखो नेट वोल्टेज हो गया V0 - V, तो यानी बैरियर की हाइट कम होना शुरू हो जाती है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये छोटे छोटे, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बैरियर हाइट V0 थी जब बाइसिंग नहीं थी, फिर जैसे ही हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी, देखो बैरियर हाइट कम होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, ठीक है ना। V0 - V होना शुरू हो गई। कंडक्शन कब स्टार्ट होगा, जब ये V V0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब बराबर होगा तो बैरियर हाइट 0 हो जाएगी।
जब बड़ा होगा तो यही बैरियर हाइट नीचे शिफ्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा। जब कुछ ना बोला जाए और बैरियर हाइट पूछी जाए तो हम यही स्टैंडर्ड ग्राफ का जवाब देकर के आएंगे कि पोटेंशियल बढ़ने पर बैटरी का, फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ने पर बैरियर हाइट रिड्यूस होती चली जाती है। ये हमारा परफेक्ट जवाब रहेगा। अब रिवर्स बाइसिंग में आते हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हम बैटरी के नेगेटिव वाले पोर्शन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाले को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से, यानी एन को कनेक्ट करते हैं हाई से और पी को कनेक्ट करते हैं लो से। इससे क्या होता है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनका जाना रुक जाता है, और माइनॉरिटी वाले इंक्रीज कर जाते हैं। पर माइनॉरिटी करंट बहुत थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। खैर, बैरियर हाइट बढ़ जाती है और ये बैरियर हाइट बढ़ती ही रहती है जब तक हम इस पोटेंशियल को इंक्रीज कराते रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख लो, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखो 0.6 वोल्ट इसका नी वोल्टेज है, तो 0.6 वोल्ट तक तो कोई करंट नहीं है, फिर उसके बाद करंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला जाता है करंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। रिवर्स बाइसिंग में करंट ऑलमोस्ट जीरो है और इस करंट की वैल्यू की रेंज माइक्रो एम्पियर है, सही है। फॉरवर्ड करंट की रेंज मिली एम्पियर में है, ये भी ध्यान रखना है। तो बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, किसकी वजह से, माइनॉरिटी की वजह से, ये ध्यान रखना है, ये बहुत पॉइंट पूछे जाते हैं। एक जगह जाकर के डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके बाद ये कंडक्टर बन जाता है और करंट ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाता है या सडनली इंक्रीज कर जाता है आफ्टर ब्रेक डाउन, ठीक है ना। अब हम सवाल कैसे करेंगे, तो मैं यहां ना दिखा करके नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं। तो दो सर्किट मैंने बनाए, ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, पी को हाई से एन को लो से कनेक्ट किया, दैट मीन्स फॉरवर्ड बाइसिंग है, ठीक है ना। जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिफ्यूजन करंट है, ठीक है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट है, बैटरी के डायरेक्शन में करंट है। नेट वोल्टेज हो जाएगा V माइनस वी नॉट, क्योंकि ऑब्वियसली V इज ग्रेटर दैन वी नॉट हम लेते हुए चल रहे हैं, ये भी बातें ध्यान रखने वाली है। V माइनस वी नॉट इक्वल्स टू I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में हो जाएगा डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जनरली गिवन होता है कितना हमें लेना है, नहीं गिवन है तो हम आइडियल लेते हुए चलेंगे, यानी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को जीरो लेते हुए चलेंगे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट निकालने की ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन रही। नेक्स्ट, रिवर्स बाइसिंग में बहुत थोड़ा सा करंट होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, माइनॉरिटी की वजह से होता है, ड्रिफ्ट करंट इसको बोलते हैं। और इसमें अगर हम नेट वोल्टेज लिखेंगे, बैरियर हाइट इंक्रीज कर जाएगी, V प्लस वी नॉट आई। रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस डायोड ये बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 1 लाख ओम के आसपास होता है, ये वैल्यू एक रफली वैल्यू है, प्लस RL। तो अगर रिवर्स बाइसिंग में आइडियल डायोड ले लिया जाए तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट लेते हुए चलते हैं और उसमें ये जो करंट होता है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। तो ये हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग की इक्वेशन जनरेट हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब सवाल देख लेते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है डिप्लीशन रीजन इन सिलिकॉन डायोड इज 0.1 माइक्रोमीटर वाइड एंड द नी पोटेंशियल इज इतना, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन। बहुत आसान हो गया ना अब आपके लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो हो जाएगा नी वोल्टेज बाय थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। नी वोल्टेज हमें दे रखा है 0.6 वोल्ट और थिकनेस दे रखी है 1 माइक्रोमीटर, तो 6 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इज द बैरियर फील्ड। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब तो आपके लिए मजाक है, एक बार कंसेप्ट आ गया तो सवाल बड़े अच्छे लगते हैं। पढ़ो, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर लेवल इज सिचुएटेड 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द वैलेंस बैंड, ठीक है। मतलब आपको वापस से बता देता हूं मैं, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल यहां से 57 MeV मतलब 0.057 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गैप पर है, ठीक है। अब ये क्या जा रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए होल। तो हमें मिनिमम एनर्जी देनी है, तो ये बिल्कुल टॉप वाले को हम इधर पहुंचाएंगे और इस एनर्जी को हम पुट कर देंगे 0.057 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को पुट कर देंगे Hc/λ। तो लैम्डा मैक्स मेरे पास आ जाएगा, Hc का वैल्यू पुट करा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 0.057 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ से कैंसिल हुआ ये बना हमारा 124, एक जीरो तो वैसे ही था, 3 जीरो नीचे से आगे, डिवाइडेड बाय 57, ठीक है। ये बन गया हमारा नैनोमीटर में। अब एक काम करो, इसको 60 लेकर के, क्यों 57 से बढ़ना, 60 लेकर के डिवाइड मार के चेक कर लो। तो 60 अगर मैं ले लूँ तो ये डेसिमल कट जाएगा, ठीक है ना, 60 से। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कर दे रहा हूँ 2 3 4 डिवाइडेड बाय 60, ये यहाँ से कटा, आंसर नैनोमीटर में ला रहे हैं। 6 2 जा 12,
0 6 6 जा 36 और फिर 6 6 जा 36 फिर 6 तो 20,666 के आसपास का आंसर, अच्छा मीटर में आंसर है और एंगस्ट्रॉम में आंसर है, अब देखना पड़ेगा। तो ये तो नैनोमीटर में आया, अगर आपको चाहिए एंगस्ट्रॉम में तो एक 10 और लगाना पड़ेगा, तो 206660 एंगस्ट्रॉम। अब इस ऑर्डर का देख लो कौन सा आंसर है। तो एंगस्ट्रॉम में हमारे पास जो आंसर है वो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ तो ये होगा, यहाँ ये होगा, ये तो मीटर में तो इसकी वैल्यू कहीं फिट नहीं बैठ रही, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कहीं फिट नहीं बैठ रही, यही वैल्यू इसके आसपास दिख रही है और थोड़ी सी 20 वाले से ज़्यादा दिख रही है, दिखनी भी चाहिए क्योंकि 57 से डिवाइड करते हैं। अब डेसिमल चेक कर लेते हैं कितने हैं यार, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो ऐसे करके कैलकुलेशन मैनिपुलेट करनी होती है एग्जाम में, तब लड़ाई जीती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वाला सवाल है, इजीली कर लोगे अब आप। तो ये कह रहे हैं द सर्किट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप फॉर द डायोड इज 0.5 वोल्ट, द करंट विल बी। अब हमें कोई रेजिस्टेंस इसका नहीं दे रखा, तो हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को 0 ले लेंगे। इक्वेशन हमें पता ही है, अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो 8 - 0.5 इक्वल्स टू आई टाइम्स RF प्लस लोड रेजिस्टेंस। RF की वैल्यू आई इधर आएगा, है ना। RF की वैल्यू हो गई 0 और लोड रेजिस्टेंस हो गया 2.2 किलो ओम। किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2200 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई का वैल्यू आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय 2200, ठीक है। अब ये अप्रोक्सीमेशन में ही देखेंगे ऑब्वियसली, 3 डेसिमल लगाओ तो 7.5 बाय 2.2 और 10 की पावर -3 एम्पियर को मिली एम्पियर कर दो। तकरीबन नियरली 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर में एक ही मिल रहा है, मैं फर्स्ट वाला। ओके, कैसे कैलकुलेशन कर ले रहे हैं यही तरीका होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लड़ाई जीती जाती है कैलकुलेशन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारे सामने सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, आइडियल लेते हुए चलेंगे डायोड को। यहाँ अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो जैसा दे रखा है वैसा लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो आइडियल लेंगे। फॉरवर्ड बायस होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी डायोड ओपन हो जाएगा। रिवर्स बायस, उल्टा बोल गया मैं, फॉरवर्ड बायस होगा तो रेजिस्टेंस 0 होगा, डायोड को हम वायर से रिप्लेस करेंगे। रिवर्स बायस होगा तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, डायोड को ओपन कर देंगे। अब जरा चेक करो करंट यहाँ से निकला, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, इधर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I1 बोल रहा है, ठीक है ना। अब करंट इसके डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली ये डायोड भी हो गया फॉरवर्ड बायस। तो बेसिकली दोनों ही, अगर ये इसकी मुंह उल्टी लगी हुई होती तो ये रिवर्स बायस हो जाता, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर हमें फॉरवर्ड बायस दे रखा है और क्या बताया, फॉरवर्ड बायस को हम वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले मैं एक बार सर्किट बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। ये बना मेरा सर्किट, 10 वोल्ट 2 किलो ओम, इधर आ गया 14 किलो ओम, यहाँ पर मेरे पास वायर लगा दी मैंने, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया 12 किलो ओम और इधर फिर मैंने वायर लगा दी, ठीक है ना। अब मेरा काम क्या है, I2 निकालना, ये I2 रहा और ये I1 निकालना चेक करो, यहाँ वायर लगी है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए। सिमिलरली ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या निकला, जो यहां से करंट आएगा I, इधर तो जाएगा नहीं, वो वायर का रास्ता पकड़ते हुए इधर से चला जाएगा, समझ गए। तो बेसिकली हुआ क्या, I1 तो गया ही नहीं, यानी इधर का करंट तो हमारे पास 0 हो गया और I2 जो रहा वो सारा का सारा इस मेन करंट के बराबर रहा। तो I2 का वैल्यू I हो गया, I1 का वैल्यू 0 हो गया क्योंकि उस रेजिस्टेंस से करंट ही नहीं गया। अब अगर हम टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सर्किट में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस फंक्शन में, वो ये वाला है, बाकी सब तो शॉर्ट सर्किट हो गए। तो I बराबर I2 बराबर रिजल्ट आ गया मेरे पास 10/2 मिली एम्पियर यानी 5 मिली एम्पियर। तो I1 और I2 के वैल्यूज मेरे पास आ गए 0 एंड 5 मिली एम्पियर। अच्छा सवाल था ये। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास कौन सा करेक्ट है, डी वाला। अगर यही डायोड उल्टे मुंह का होता, उल्टे मुंह का होता मतलब रिवर्स बायस होता, ठीक है ना। तो मैं इसको मान के चल रहा हूं। और दूसरा सवाल, ठीक है ना, इफ, इसका नाम भी डाल देता हूं ताकि बाद में आपको याद रहे, D2, इफ D2 इज रिवर्स बायस, ठीक है। ये हम दूसरे सर्किट की बात कर रहे हैं, इस सर्किट में ऐसा कुछ नहीं है, सर्किट का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। तो ये रिवर्स बायस होता तो इधर ये ओपन हो जाता, ठीक है ना। तो नया सर्किट डायग्राम कैसे बनता,
नया सर्किट डायग्राम ये बनता हमारे सामने, समझ गए। अब रेजिस्टेंसेस लगा लेता हूं मैं इधर, 10 वोल्ट, 2 किलो ओम, 14 किलो ओम, 12 किलो ओम, ठीक है, और ये ओपन हो गया। अब देखो इधर करंट आया आई, इधर तक आया आई, इधर गया I1, इधर गया I2। अब ना I और I2 इधर से होता हुआ वापस I1 करके घर में घुस जाता। अब सवाल सही हो गया। अब ये दोनों में से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, दोनों बल्कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। अब क्या करेंगे आप, अब तो पता है ना कि अब आप सबसे पहले सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 14 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से आपने ये निकाला, फिर ये इसके सीरीज में हुआ, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, टोटल करंट निकाला, फिर करंट डिवाइडर लॉ लगा के आपने I1 I2 निकाले। ये आप होमवर्क में कर लोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया डायोड का शक्ल चेंज होता, शक्ल तो नहीं बोलूंगा, मुंह चेंज होते ही, ठीक है ना। ऐसे याद रख लो सर्किट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। देखो बेचारा कितना सस्ता सर्किट था, कितना महंगा सर्किट बन गया, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब यही डायोड के एप्लीकेशन में हमारे पास दो रेक्टिफायर आते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, यानी सिंगल पोलैरिटी में रखता है, फ्लक्चुएटिंग पोलैरिटी नहीं रखता। अब इसमें दो रेक्टिफायर आते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव पे भर भर के सवाल आते हैं, मैंने रखे हैं, आपको सिखा दूंगा अभी, ठीक है ना। फुल वेव हमारा बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, आप देखो ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, AC लगाया, इधर AC ही मिल रहा है, अब इस AC को हम DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ एक सिंगल डायोड लगाया, इधर रेजिस्टेंस लगाया। अब जैसे ही यहाँ पर पोलैरिटी आएगी, मान लो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज V0 है, ये V0 हम सेकेंडरी का वोल्टेज अपना ट्रांसफॉर्मर वाला फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, VS बाय VP, NS बाय NP, IP बाय IS, ठीक है ना, वही 100% एफिशिएंसी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस हो गया, जाने दिया। नेगेटिव हाफ साइकिल आई, ये रिवर्स बायस हो गया, करंट रोक दिया, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, फिर जाने दिया। तो आप देख रहे हो सिर्फ एक साइकिल को ही कन्वर्ट कर रहा है और एक ही पोलैरिटी रख रहा है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब इसके फॉर्मूले याद कर लो। एवरेज वैल्यू ऑफ DC, तो अगर हम यहाँ पर DC की एवरेज वैल्यू निकालें, ठीक है ना, तो एवरेज वैल्यू होती है I0 बाय पाई। तो यहाँ से लेकर के पूरे टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, वो अपनी वो जैसे AC में होती है वैसे नहीं आती, AC में तो 0 आती है, यहाँ पर हमारे पास आती है I0 बाय पाई। फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इंटीग्रेशन से सारे निकलते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ DC आती है V0 बाय पाई। पीक वैल्यू, अगर हम इधर का पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा V0, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है, तो वैसे तो हमें लिखना पड़ेगा V0 माइनस VF इक्वल्स टू RF प्लस RL, वही फॉरवर्ड बाइसिंग वाला रिलेशन, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा V0। अब देखो इसने VF नहीं ले रखा, मतलब डायोड का फॉरवर्ड जो बाइसिंग पोटेंशियल है वो नेग्लिजिबल ले रखा है इसने, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप अपना ले लेना, V0 माइनस VF बाई RF प्लस RL। RMS आउटपुट अगर हम देखें तो इधर का RMS हो जाता है I0 बाई 2, VRMS हो जाता है V0 बाई 2। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं। एफिशिएंसी अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के निकालें आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर लगा के, तो आती है 0.406 1 प्लस RF बाय RL, ठीक है ना। अगर डायोड हम आइडियल ले लें तो ये एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है, और वो हो जाती है 40.6%, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 40.6%। इसके बाद आता है फुल वेव। फुल वेव में क्या होता है, दो डायोड लगे होते हैं, ये दोनों ही साइकिल को कन्वर्ट कर देते हैं सेम पोलैरिटी की बना करके, तो इसलिए हमें दोनों में सेम पोलैरिटी मिलती चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो एवरेज वैल्यू ऑफ DC 2V0 बाय पाई, 2I0 बाय पाई, RMS वही सेम रहता है, रिपल फैक्टर होता है 0.48, और इसकी एफिशिएंसी देखोगे तो ये आती है 0.812 1 प्लस RF बाय RL, यानी एफिशिएंसी 81.2% है, ठीक है ना। उसकी 40.2 थी, इसकी 40.2 ही थी ना, एक बार देख लूँ मैं, हाँ इसकी थी 40.6 और इसकी आ रही है हमारी 81.2, जस्ट उसकी डबल आ रही है, समझ गए आप मेरी बात। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट हाफ वेव की जगह ये ज़्यादा एफिशिएंट हमारा रेक्टिफायर है। अब प्रॉब्लम दिखाता हूँ। प्रॉब्लम में पहला प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ही शानदार टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कंसेप्ट लगा करके करने होते हैं, मैंने रखे हैं आपके लिए सारे जो एग्जामिनर पॉसिबल प्रॉब्लम पूछ सकता है। पढ़ो, कह रहा है साइनोसोडल पीक वैल्यू 200 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द डायोड एंड रेजिस्टेंस आर एज शोन इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल। तो इसने खुद बता दिया कि RF का जो वैल्यू है वो निगलेक्ट करो, एफिशिएंसी मैक्सिमम कर दी, ठीक है ना। कंपेयर टू R, द RMS वोल्टेज इन वोल्ट अक्रॉस द R, तो हमें इधर का VRMS निकालना है। अब इधर का VRMS से हो गया, वो तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड हो गया, V0 बाई 2, √2 मत कर देना, ठीक है ना। V0 बाई 2 करोगे तो 100 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछ लेता है डायरेक्ट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 40.6%, क्योंकि RF 0 है। आगे
हाँ, अब ये देखो गंभीर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, आउटपुट अक्रॉस द डायोड इन द गिवन सर्किट। यहाँ क्या था, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम आउटपुट यहाँ लेते हैं आर के अक्रॉस। इसने क्या किया, धोखा दे दिया। ये कहता है आर के अक्रॉस नहीं ले रहा है, देखने में शक्ल सूरत में पूरा हाफ वेव है, कहता हम आउटपुट यहाँ ले रहे हैं। अब इस आउटपुट का फ्लक्चुएशन बता दो क्या होगा, ठीक है ना, मतलब इस डायोड के अक्रॉस फ्लक्चुएशन बता दो। बहुत शानदार प्रॉब्लम है। एक होता बहुत शानदार, ये है बहुत शानदार, ठीक है ना, मतलब थोड़ा जोर लगा के फीलिंग के साथ वाला शानदार। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी का हमने उधर से अल्टरनेटिंग लगाया, डायोड का आउटपुट हमसे पूछ रहा है। अब ये बड़े मतलब प्यार से हमें सवाल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको बहुत प्यार से कर रहा हूँ। इसको फॉरवर्ड बायस में पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में आप अच्छी तरह जानते हो, डायोड को हम वायर से रिप्लेस करते हैं। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम 0 ले लेते हैं, डायोड को हम वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं इसको वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ। पीक वैल्यू वी नॉट ले लिया, रेजिस्टेंस इधर आर लगा दिया और डायोड की जगह वायर लगा दी। अब क्या टास्क था अपना, ए और बी नाम डाल देते हैं, वी ए बी लिखना। तो यार वी ए बी तो हमारा 0 ही हो जाएगा ना, क्यों 0 हो जाएगा, वायर लग गई, दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। तो यानी जब हमने इधर इनपुट और इधर आउटपुट कर देते हैं, ठीक है ना, यानी हमने इनपुट पॉजिटिव रखा तो हमें आउटपुट जो मिल गया वो 0 मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिवर्स बाइसिंग पर आ जाते हैं। इसकी रिवर्स बाइसिंग में हम इसे ओपन कर देंगे, पोलैरिटी इधर चेंज कर देते हैं, ये वी नॉट, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ओपन क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, ये आर। अब आया, अब दिमाग लगाने वाला काम आया। अब जरा चेक करो, अब क्या सीन है, अब यहाँ करंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओपन हो गया ना सर्किट, ओपन हवा में थोड़ा ना करंट उड़ के जाएगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, तो कैसे क्या निकालें, जहाँ से जा सकते हैं, यहाँ उड़ के तो जाओगे नहीं, पंख तो है नहीं तुम्हारे पास, तो यहाँ से ही जाओगे, तो ये आ जाएगा माइनस वी नॉट, ठीक है ना, माइनस वी नॉट, और प्रॉपर लिखूँ साइन ओमेगा टी, यानी पोलैरिटी हमें नेगेटिव मिल रही है। तो इधर हमें पोलैरिटी जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, ऐसे। तो नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग 0, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो ये बेसिकली एक तरीके का हाफ वेव रेक्टिफायर ही बना, ठीक है ना, बट विद नेगेटिव पोलैरिटी। अब आप ऑप्शन रीड आउट करो, वुड बी 0 एट ऑल टाइम। अब तो पता चल गया, ये तो बेवकूफ बना रहा है हमें फर्स्ट ऑप्शन में। वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद पॉजिटिव साइकिल, कितना गंभीर क्वेश्चन है, मतलब साइकिल भी पूछ रहा कौन सी मिलेगी ये भी बताओ। वुड बी लाइक अ हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव साइकिल इन द आउटपुट, वुड बी दैट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये बेवकूफ बना रहा है। तो राइट आंसर हमारे सामने थर्ड वाला है। ऐसे करते हैं भाई इसके सवाल, ठीक है ना। तो अब आप मेरे ख्याल से फुल कॉन्फिडेंस से चल सकते हो। एक और सवाल, ये सवाल ऐसा है आधी जगह तो नहीं, 90% जगह इसका सोल्यूशन ही गलत देते हैं, ठीक है ना, गलत, और फिर एग्जाम में धोखा हो जाता है हमारे साथ। तो ये सवाल भी ऐसा सवाल है जो कंसेप्ट वाला सवाल है, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सीखना। देखो हमने इधर एसी लगाया जिसका आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट दे रखा है, डायोड लगा रखा है, पर यहाँ रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लगा दिया। अब ये कैपेसिटर गंभीर काम करता है, बहुत गंभीर, ठीक है ना, ध्यान से देखना, कंसेप्ट समझना फिर आगे बढ़ना। तो हमने इधर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी लगा रखी है। पहली साइकिल पॉजिटिव साइकिल ले लेते हैं, वी नॉट ले लेते हैं इसका पीक वैल्यू, पीक वैल्यू की वैल्यू इधर से लिख देंगे 220/√2, ठीक है ना, ये तो एसी है तो 220/√2 इसका, वी नॉट बाय √2 इसका हो जाएगा आरएमएस, और वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 220/√2। अब डायोड की जगह वायर लगाई और कैपेसिटर को एज एस जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपने वी नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज लगा रखा है, डायोड को हमने हटा दिया। अब ये वोल्टेज क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज देना शुरू करेगा, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी CV, ठीक है ना, तो Q इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इधर हम आउटपुट का ग्राफ बनाते हैं और इधर हम इनपुट रख लेते हैं, ठीक है। इनपुट ऐसे आ रहा है, ये वोल्टेज है, इधर आउटपुट वोल्टेज ले लो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, तो इधर जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है, कैपेसिटर अपना चार्ज होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, ठीक है ना। जिस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यानी ये पॉइंट तक। तो यहाँ पॉइंट तक तो चार्ज आराम से बड़े प्यार से बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अब वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है, बाइसिंग अभी भी फॉरवर्ड है, पर अब वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है, यानी इस फॉरवर्ड बाइसिंग के भी हम दो पार्ट लेते हुए चलते हैं, ए से बी, बी से सी। ए से बी में क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बहुत गहरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए से बी में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है,
बी वाले पॉइंट पर मैक्सिमम चार्ज हो चुका, बी से सी में डिस्चार्ज नहीं हो रहा, बी से सी में क्या हो रहा है, यहां का पोटेंशियल कम हो रहा है। अब कैपेसिटर में जब सामने का पोटेंशियल कम हो जाए तो कैपेसिटर इसको वापस से चार्ज देना शुरू करेगा, यानी अब कैपेसिटर डिस्चार्जिंग मोड में आ जाएगा। गेम समझ रहे हो कितना खतरनाक है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही दो काम हो रहे हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। अब इसी में क्या होगा, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यानी इधर चार्ज फेंकने की कोशिश करेगा, ये डायोड तुरंत रिवर्स बायस हो जाएगा, समझ गए, और इसको चार्ज इधर वापस नहीं फेंकने देगा। यानी कैपेसिटर ने एक बार जो पनौती ले ली तो ले ली, यानी वो मैक्सिमम चार्ज हो गया तो हो गया, उसके बाद वो उसको डायोड घटने नहीं देता, कहता भैया तुम्हारा चार्ज तुम संभालो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे। तो यानी इस पॉइंट पे आने के बाद कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम हो चुका है, वोल्टेज मैक्सिमम हो चुका है, V नॉट हो चुका है, अब ये घट नहीं सकता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसने इसको ब्लॉक मार दिया, जाने ही नहीं दे रहा, आइडियल बन चुका है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो चुका है, सर्किट ओपन हो चुका है, सही है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की पॉजिटिव हाफ साइकिल के भी दो पार्ट हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में तो उसने जाने दिया शराफत से, कहता चले जाओ भैया कोई दिक्कत नहीं, पर जहां बैक मारा उसने यानी डिस्चार्ज होने की कोशिश करी, वहीं उसने क्या किया, आंखें दिखा दी, कहता ना ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम्हें मैं पकड़ के रोक लूंगा, ठीक है ना। इसने इसको रोक लिया। अब क्या हुआ, अब पोलैरिटी बदली, पोलैरिटी जैसे ही बदली, ठीक है, ये वापस से अपने तन में आ गए, ठीक है ना। ये कहते हैं ना पोलैरिटी बदल गई तो ऐसे कैसे भाई, ठीक है ना। यानी अपना कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो चुका था, इसने पनौती ले ली थी कि हाँ भाई हम चार्ज होंगे, इसने अपने सारे के सारे क्या बोलते हैं दुनिया भर का दर्द अपने ऊपर ले लिया कि मैं तो चार्ज होऊंगा, हो गया। अब रिवर्स बायसिंग में आया, रिवर्स बायसिंग में टेक्निकली डिस्चार्ज होना चाहिए, वो होगा कहां से, जब सर्किट ही नहीं कंप्लीट है, यानी इसका चार्ज मैक्सिमम हो गया तो हो गया। फिर अब चाहे कोई सी भी बायसिंग लगी रहे, ये चार्ज परमानेंट कांस्टेंट बना रहेगा, वोल्टेज परमानेंट कांस्टेंट बना रहेगा, समझ गया। इतना शानदार सवाल था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो हमें तो पता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अब कितना है, V नॉट है। तो V नॉट की वैल्यू कितनी है, V नॉट की वैल्यू हो गई हमारी VRMS, हमें दे रखा है 220, ये हो गया V नॉट बाय √2। क्यों डाला V नॉट बाय 2, क्यों नहीं डाला, क्योंकि हम इधर का आउटपुट नहीं देख रहे, हम इसी का ही पीक वैल्यू निकाल रहे हैं, AC का ही पीक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो V नॉट की वैल्यू आ गई 220 √2 और यही कांस्टेंट बन गया, ये हो जाएगा 311, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना 0.1 वोल्ट के आसपास। तो इतना बढ़िया सवाल था, ठीक। अब आधी जनता पता है इसमें क्या करके आती है, वो ये करके आती है, मैं बताता हूँ आपको। वो इधर का V नॉट निकालेंगे 220 √2 करके, फिर कहेंगे ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इधर का वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला हमारा पीक वैल्यू ऑफ DC का फॉर्मूला V नॉट बाय पाई हो जाएगा या V नॉट बाय 2 हो जाएगा, फिर वो आंसर मार के आएंगे 220/√2 और उनका हो जाएगा गलत। यही ज़्यादातर जगह पर सोल्यूशन दे रखा है, जो कि पूरा गलत है, क्योंकि कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर रहा है इसकी, ठीक है ना। वो कर ले तो फिर इसका सोल्यूशन मिल जाए, सब बस देखा देखी में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज टेकन अक्रॉस अ 90 ओम लोड रेजिस्टर, ठीक है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर है और 90 ओम लोड रेजिस्टर है, तो RL की वैल्यू हमें दे रखी है 90 ओम। आगे इफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज, RF की वैल्यू है 10 ओम। फिर करना क्या है, एफिशिएंसी बतानी है, तो एफिशिएंसी पता ही तो है 40.6%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + RF/RL, खत्म कर दो इसको। तो 40.6%, 1 + RF की वैल्यू हो गई 10/9 यानी 1/9 आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मास्टर हो गए। अब कैपेसिटर हो गया, डायोड के क्रॉस हो गया, रेजिस्टेंस के क्रॉस हो गया, सारी वैरायटी मैंने आपको A to Z करा दी। इनमें से ही मिलेगा तो कोई सवाल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड, जिसमें जेनर डायोड आता है, एक्सपेरिमेंटल में भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको जेनर डायोड। जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है, इसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं और इस पर कंसेप्चुअल तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, बहुत छोटा सा होता है, हैविली डोप्ड होता है, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जैसे ही इसका वोल्टेज रिवर्स बायसिंग का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज के आगे जाता है, वैसे ही ये खुद के रेजिस्टेंस को कम करता है, करंट को बढ़ाता है और आउटपुट को कांस्टेंट रखता है। ये तीन बातें इसमें थ्योरी में आ जाती हैं। तो मेनली इस पे न्यूमेरिकली आता है, मान के चलो, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे ही ये ब्रेकडाउन रीजन से ज़्यादा जाता है, ये अपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है। कैसे, करंट को बढ़ाता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी IR का प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसका वोल्टेज कांस्टेंट, तो जो पैरेलल में लगेगा उसका वोल्टेज भी कांस्टेंट हो जाएगा। सवाल क्या पूछेगा, कहेगा जेनर डायोड का करंट बताओ, जो कि सबसे बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। अब इस सवाल को करने का प्रॉपर तरीका क्या है, मैं सर्किट को यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जब भी आपको जेनर डायोड का करंट निकालना हो तो ये तरीका आप लगाएंगे।
ये इसका सिंबल होता है, ये इस तरीके से जाता है, रिवर्स में कनेक्टेड है। ये आउटपुट लोड रजिस्टर हो गया, ये सीरीज रजिस्टर कहलाता है, ठीक है। ये V हो गया और इधर का जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ ले लेते हैं। मेथड ऐसे चलता है, ध्यान से सुनना, यही साइकिल आपको एग्जाम में लगानी है जो मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इधर का वोल्टेज लिखो VZ, फिर इधर का करंट लिखो I2। क्यों इधर का करंट? क्योंकि वोल्टेज पता चल गया, तो VZ/RL, सही है। ये I2 हमें पता चल गया। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे वो सुनो ध्यान से। अब हम मेन करंट लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे? इसे लिखने का तरीका रहेगा, V में से VZ इधर निकल गया तो बाकी बचा हुआ वोल्टेज इधर आया, कितना? V माइनस VZ। तो अब इधर का करंट आ गया V माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS, सही है। स्टेप बाय स्टेप है पूरी साइकिल। अब आप ये जानते हो, ये जानते हो, तो अब आप IZ जानते हो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। तो IZ की वैल्यू हो जाएगी I माइनस I2, सही है। आपने इधर का करंट लिख लिया। अब मान लो अगर और थोड़ा एक्सट्रीम पर चला जाए कि जेनर डायोड का रेजिस्टेंस बता दो, तो अब आप इधर का वोल्टेज जानते हो, करंट जानते हो, तो VZ इक्वल्स टू IZ RZ लगा करके आप रेजिस्टेंस निकालोगे। यानी एक्सट्रीम स्टेप होगी RZ निकालना, क्योंकि वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है जेनर डायोड के प्रॉब्लम को करने का। अब इसको देख लो, तो हमें दे रखा है करंट फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड, तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं गया, ठीक है। हमारी ऐसी तैसी नहीं कर रहा, कह रहा भाई करंट बता दो, खुश रहो, ठीक है। तो बिल्कुल बताते हैं, आ जाओ। क्या तरीका मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही तरीका फॉलो करना है। पहले इस पे आ जाओ, इसका वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट, तुरंत इधर का करंट लिखो I2 V/RL 5 मिली एम्पियर, सीधे ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आप इधर आ जाओ, ठीक है। इधर का करंट लिखने से पहले इधर का वोल्टेज लिखो बचा हुआ, तो 12 माइनस 5 7 वोल्ट। अब आप इधर का करंट लिखो, इधर का करंट हो गया हमारा 7/500, 500 को आप 1000 ले लो, तो ये बन जाएगा हमारा 14 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिखा 14 मिली एम्पियर। अब आप ये करंट लिख सकते हो, ये माइनस ये करते हुए 14 में से 5 किया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 9 मिली एम्पियर। तो 9 मिली एम्पियर जेनर डायोड का करंट आ गया। आंसर हमें मिल गया। डायग्राम में काम खत्म, ठीक है। सवाल फर्स्ट राउंड में हम अटेम्प्ट करके चले आएंगे। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो V इक्वल्स टू IR लगा लेंगे, तो 5/9 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस भी वेरिएबल होगा, करंट भी वेरिएबल होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो करंट भी वेरिएबल, अब इधर का वोल्टेज हम चेंज करते चले जाएं तो ये करंट भी चेंज करता चला जाएगा अकॉर्डिंगली। तो ये ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू पर ये करंट और ये रेजिस्टेंस हमें मिले हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल डायोड होते हैं, इसमें आ जाता है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है बेसिकली? फोटो डायोड क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी डिटेक्ट करता है कि हाँ अगर लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो ये अपने करंट को चेंज करता है। तो बेसिकली ये लाइट के हिसाब से खुद के करंट को फ्लक्चुएट करता है, इसको बोलते हैं फोटो डायोड। अब ये किस में कनेक्टेड होता है? रिवर्स बायसिंग में, ठीक है ना, थ्योरी में। तो फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग। इसका जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यानी ये करंट के फ्लो को बढ़ा देता है। जैसे ही हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, करंट का फ्लो और बढ़ जाता है, और बढ़ाते हैं और बढ़ जाता है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं रिवर्स करंट। तो ये रिवर्स करंट की वैल्यू इंटेंसिटी के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाती है, जैसा आपने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर देखा था। तो ये हो गया थ्योरेटिकल चीज़, ठीक है ना। और ये किस काम में आता है? ऑप्टिकल सिग्नल डिटेक्ट करने के काम में आता है। नेक्स्ट, एलईडी। एलईडी में क्या होता है कि जब हम एलईडी पहले तो फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करी जाती है, ठीक है ना, ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड होगी। एलईडी में क्या होता है, जैसे ही हम ये फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो होता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैरियर वोल्टेज होता है, ठीक है ना, तो जब करंट पास होता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये रिलीज्ड एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है, ठीक है ना, तो हम ये बोलते हैं कलर एमिट करेगा। तो यही चीज़ है, ये कह रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है वैसे ही ये एनर्जी विजिबल रीजन में लाई करती है और ये कलर एमिट करना शुरू कर देता है। द एनर्जी गैप ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एलईडी इज इक्वल टू और लेस देन बैंड गैप। तो ये जो एनर्जी गैप होता है ना, ये बैंड गैप के जो फॉरवर्ड जो अपना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप होता है उसके बराबर ये एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर ये एनर्जी डिफरेंस विजिबल रीजन में लाई करा तो ठीक है, हमें वहाँ पर लाइट देखने को मिल जाएगी, नहीं लाई करेगा तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इतना सा तरीका है। और अगर आप नॉर्मल डायोड को देखो, उसमें करंट फ्लो कराओ, वो नॉर्मली डायोड गर्म ही हो जाता है। अब गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वो किसी यूजफुल फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। यही यूजफुल फॉर्म क्या होता? हमारा लाइट एनर्जी होता। जब ये लाइट एनर्जी के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता, तो ये सिंपल सा इसका एप्लीकेशन होता है। ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर
लाइट रेडिएशन मिलेगा उसकी एनर्जी बैंड गैप के बराबर होगी या उससे कम होगी, इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा। तो अगर आपको एलईडी का बैंड गैप दे रखा है, hc/λ डाल के लैम्डा निकाल सकते हो। लैम्डा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में आया तो रंग दिखाई देंगे, वरना बेरंग हो जाएगी ज़िंदगी, या तो हीट मिलेगी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिलेगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल की कोई बाइसिंग नहीं होती क्योंकि ये खुद सेल होता है, पोटेंशियल का सोर्स होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये बीच में जो डिप्लीशन रीजन होता है, ये डिप्लीशन रीजन जो होता है ये लाइट के साथ क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल करते हैं तो सोलर सेल क्या करता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज भेजता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज भेजता है, यानी इसमें आयनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो पी रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एन रीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये एज अ पॉजिटिव चार्ज, ये एज अ नेगेटिव चार्ज, नेट देखोगे तो भी जीरो मिलेगा आपको। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, मतलब ये एक तरीके से बैटरी का काम करने लग गया। अब अगर आप बैटरी के क्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप वायर कनेक्ट कर दोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ दो केसेस होते हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो अगर हम करंट चेक करें यहाँ पर तो ये कहलाता है ओपन सर्किट करंट, ये कहलाता है शॉर्ट सर्किट करंट। बाकी जो भी करंट होता है वो यहाँ से यहाँ तक इस हिसाब से फ्लो करता है, ये आपको याद रखना है। ग्राफ आपको याद रखना है, एज इट इज डायरेक्ट पूछा जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। किसका बना होता है वो भी चेक कर लो। सेमीकंडक्टर्स विद बैंड गैप close to 1.5 electron volt are ideal material for solar cell fabrication. Silicon and gallium arsenide are preferred to made material for solar cell. तो ये सोलर सेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मटेरियल याद रखने हैं, बैंड गैप याद रखना है, ग्राफ याद रखना है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ो। कह रहा है एलईडी इज constructed from PN junction diode using gallium arsenide phosphide. Energy gap is इतना, the wavelength of light emitted will be। तो क्या बताया, एनर्जी गैप के बराबर hc/λ बता दो। तो E की वैल्यू हमने डाल दी hc/λ। E हमें 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, hc जानते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 1240 बाय 1.9, ये नैनोमीटर में। आप इसको 2 ले लो, अप्रॉक्सीमेशन में ले लो, काम चल जाएगा। 2 ले लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 6 12, 620 से थोड़ा सा ज़्यादा नैनोमीटर, ठीक है। 620 से थोड़ा सा ज़्यादा हमें एक ही आंसर दिख रहा है, 654 नैनोमीटर, यही हमारा राइट आंसर होगा। कितना सिंपल था। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं लॉजिक गेट। ट्रांजिस्टर होते तो मज़े आते हैं, पढ़ाता मैं आपको है ही नहीं तो क्या पढ़ाऊँ। तो अब लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के अंदर चलते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक लॉजिक गेट देख लेते हैं। और गेट, ये इनपुट सिग्नल को ऐड करता है, एंड गेट मल्टीप्लाई करता है, नॉट गेट बार लगा देता है। ट्रुथ टेबल इनके याद ही रखने हैं आपको, ठीक है ना। वैसे भी बताइए, सिंपल है। 0 + 0 0 रहेगा, 0 + 1 1 रहेगा, 1 + 0 1 रहेगा, 1 1 1, ये इनका रियलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये बेसिक गेट है। आई थिंक ये तो बेसिक आपको आता ही होगा, ये रिविजन हम कर रहे हैं। तो एंड और नॉट गेट तो कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। दूसरे जो गेट्स हैं इनके आउटपुट ज़रूर याद रख लेना। क्या होता है ना, हमें बहुत जल्दी इन आउटपुट्स की ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में। तो एंड और नॉट वो तो आसान होते हैं, इनके आउटपुट याद रख लेना, क्योंकि क्या होता है फिर हम ट्रुथ टेबल बनाते घूमेंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो नॉर गेट हो गया, नॉर गेट में और के आगे हमने नॉट लगा दिया, तो a + b का बार इसका आउटपुट हो गया। ये हो गया नैंड गेट, a.b का बार हो गया। ये हो गया जॉर गेट, a.b + a.b बार। और ये हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी a.b + a.b बार। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, इनके आउटपुट्स। अब इनके ट्रुथ टेबल के आउटपुट देख लो भाई, ये तो साइकिल सेम है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है किसी में। ये वैल्यूज याद कर लो, 1000 111 0 0 1 1 0 1 0 0 1। तो ये लिख के 4-5 बार बैठोगे अपने आप याद हो जाएगी, ठीक। और इन 4 की याद कर लो ताकि ये हमें एग्जाम में पूछी जाए तो हम डायरेक्ट आंसर टिक करके आए। अब डी मॉर्गन लॉ, ये होता है डी मॉर्गन का मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये कहता है a.b का बार होता है a बार + b बार, ठीक है ना। तो ये होता है डी मॉर्गन का मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्जन। एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्जन होता है a + b का बार होता है a बार डॉट b बार। हम इसको बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं। a बार 0 होता है, a + a बार की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनका यूज़ खूब किया जाता है। अब जैसे बताता हूँ लॉजिक गेट में। पहला लॉजिक गेट ये देख रहे हो जिसमें हमें इनपुट सिग्नल्स दे रखे हैं, आउटपुट सिग्नल के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला काम, ये पार्टीशन जो दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इनके सिग्नल के वैल्यू लिख लो, 1 0 0 1 1। अच्छा ये 0 नहीं, ये पूरी साइकिल 1 चल रही है, तो ये पूरी साइकिल 1 की चल रही है। 1
1 1। हाँ अब चलते हैं, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब कौन सा गेट है आपका? और गेट है। तो सी का वैल्यू हो गया a प्लस बी। फट से पहले इसकी ट्रूथ टेबल लिखनी पड़ेगी। अब a प्लस बी की तो ट्रूथ टेबल लिख सकते हो, उसको रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है हमें। हाँ याद हो जाए एक अलग बात है। तो a b a प्लस बी चलेगी वही 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, a प्लस 0 1 1 1। अब हम क्या करेंगे? आउटपुट प्लान करेंगे। अब इसका जो आउटपुट होगा वो देखो 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0। अब इधर चेक करो क्या है? 1 1 1 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो जाने दो 1। पहले हम बनाएंगे फिर इधर मैच कर लेंगे। 0 1 के करस्पॉन्डिंग भी 1, तो चलने दो 1 1 1 के करस्पॉन्डिंग 1 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 नीचे आ गया। इधर फिर से 1 आ गया, इधर हमारा फिर से 0 आ गया। ठीक है, अब इससे मेल खाता हुआ कौन सा आउटपुट है आप खुद डिसाइड कर लो। ये 3 बार 1 होना चाहिए, तो 3 बार 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद जाकर के डिप आना चाहिए, फिर उसके बाद 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद डिप आना चाहिए। अब इसमें तो हमारा ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये 2 मैच नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा, 0 से शुरू हो रहा, यही इकलौता मैच कर रहा है। ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। आई थिंक समझ गए होगे आप ये, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब ये डी मॉर्गन के ऊपर बेस्ड है, आप कैसे इसको करेंगे आ जाओ। तो ये हमारा कौन सा गेट था? ये हमारा था नॉर गेट। नॉर गेट के जब दोनों इनपुट पकड़ के मिला दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाता है नॉट गेट। तो नैंड गेट के दोनों इनपुट मिला दोगे तो भी वो नॉट गेट बन जाएगा। नॉर गेट के दोनों इनपुट मिला दोगे तो भी वो नॉट क्यों बन जाएगा वो भी बता देता हूँ। देखो अब दोनों इनपुट एक से हो गए, तो a प्लस ए भाई कितना हुआ? a ही तो हुआ। फिर इसने उसके ऊपर बार लगा दिया, तो ये बेसिकली a का a बार ही तो बना। कौन बनाता है? नॉट गेट ही बनाता है। तो जब भी हम 2 इनपुट पकड़ के मिला देते हैं तो बन जाता है नॉट गेट। किसके? नॉर गेट के या नैंड गेट के। अब यहाँ आ जाओ, ये बन जाएगा b बार। अब इधर आते हैं, तो पहले ये a बार प्लस b बार बना रहा है, ठीक है ना, और गेट। फिर ये उसके ऊपर डबल बार ला रहा है, तो a बार प्लस b बार होल बार। अब हम डी मॉर्गन लगाएंगे, ठीक है ना, हम डी मॉर्गन का एडिशनल थ्योरम लगाते हैं। तो आउटपुट y इक्वल्स टू a बार प्लस b बार का होल बार। तो ये बना a डबल बार डॉट b डबल बार। अब ये बन a डबल बार की वैल्यू कितनी होगी? a, और b डबल बार की वैल्यू कितनी होगी? b। a डॉट b कौन सा गेट है भाई? एंड गेट है। तो ये हमारा एंड गेट है। राइट आंसर हो गया इसका हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेम उसी पे बेस्ड। ये कह रहा था फॉलोइंग कन्फिगरेशन ऑफ गेट इज इक्वलेंट टू। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, नाम तो दे ही रखे हैं इसने। तो यहाँ से a चल रहा है, यहाँ से b आ रहा है, इसने a प्लस बी बना दिया। नैंड गेट है, इधर a आया, इधर b आया, इसने a डॉट b बनाया और इसने a डॉट b बार बना दिया। फिर हमें एंड गेट मिला, तो इधर का आउटपुट y हो गया a प्लस बी डॉट a डॉट b बार। सही है। अब हमें इसे डी मॉर्गन से खोलना पड़ेगा। तो आउटपुट y की वैल्यू हो गई a प्लस बी डॉट a डॉट b बार। अब पहले ऐसे डायरेक्ट तो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई होने, पहले हमें डी मॉर्गन इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये बना a प्लस बी डॉट a बार प्लस b बार। अब इसका डॉट ले लेते हैं, तो a बार अभी बताया मैंने 0 हो जाता है, b a बार प्लस b बार 0 हो जाएगा, प्लस a b बार। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दोनों हट गए। तो a बार b प्लस a b बार हमारा आउटपुट बचा। अब ये कौन सा आउटपुट है भाई? जोर गेट का आउटपुट है, ठीक है ना। तो XOR गेट का आउटपुट है, यानी फाइनल आंसर हो गया जोर गेट। अब ढूंढ लो इसके अंदर जोर गेट कहाँ रहा। जोर गेट हमारा ये रहा। कई बार क्या होता है, ये जोर गेट ना दे करके वो दे देंगे फाइनल आउटपुट ट्रुथ टेबल के फॉर्म में, तो वो ट्रुथ टेबल जोर गेट की पता ही है हमें, उस हिसाब से हम इसका आउटपुट मार देंगे उठा करके, ठीक है ना। तो ये सवाल इसी तरीके के होते हैं। और देखो पढ़ो, कह रहा द डायग्राम शोज 2 नैंड गेट्स फॉलोड बाय ए नॉट गेट। ये नैंड गेट है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये नॉर गेट है, दिख ही रहा है वो। सिस्टम इज इक्वलेंट टू, तो अब ये सिस्टम किसके इक्वलेंट है? आज वो देखते हैं। तो इधर से a आया, इधर से b आया, इधर से b आया, इधर से c आया। ये बना a डॉट b, ये बना a डॉट b बार, इधर बना हमारा b डॉट c बार, ठीक है। अब ये नॉर क्या करेगा? पहले ऐड करेगा और फिर ये इसके ऊपर बार लगा देगा। तो z हमारा हो जाएगा a डॉट b बार प्लस b डॉट c बार का होल बार। और हम क्या करेंगे? हम डी मॉर्गन लगाएंगे। तो z में पहले इसको ओपन कर लेते हैं डबल बार बना के। तो a डॉट b डबल बार डॉट
बी डॉट सी डबल बार, देख लिया आपने डबल बार हट जाएगा तो ये बनेगा ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब इसको बी डॉट बी भी लिख सकते हो, बी डॉट बी हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए डॉट बी डॉट सी। अब ए डॉट बी डॉट सी क्या हो गया, एंड गेट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तीनों के तीनों, तो राइट आंसर हो गया हमारा बी वाला। तो मेरे ख्याल से आप आराम से कर लोगे, आपको लॉजिक गेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी, इतना प्यारा सा लॉजिक गेट का सवाल होता है, ईजिली छोटा मोटा सवाल होता है, नन्ना मुन्ना सा आराम से कर लोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ईएम वेव, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान है। पहले ईएम वेव में कहानी सुनो। ईएम वेव ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गए और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गए, इन दोनों के बीच के प्लेन का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। फेज डिफरेंस 90 नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है। तो फेज दोनों का 0 है, सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं बट परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है ना। तो पहली बात फेज डिफरेंस चेक कर लो, दोनों के बीच का 0 है बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक वाई वाले प्लेन में तो एक जेड वाले प्लेन में, ठीक है ना। ये इनकी प्रोग्रेसिव वेव वाली इक्वेशन हो गई। अब यहां से अगर हम स्पीड लिखें तो हम ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर ओमेगा बाई के लिखा, ई नॉट बाई बी नॉट लिखा। इसे c के बराबर हम तब डालेंगे जब ये वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। अगर ये वैक्यूम में नहीं चल रही किसी मीडियम में तो हम इसे c बाय म्यू डाल देंगे, खत्म हो गई बात। तो बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल है कि ये देखो पहले ये प्रोपगेशन किस में हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है तो c डालो, और नहीं हो रहा तो v मीडियम डालो, जैसे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते चले आए हैं। There is no phase difference between electric and magnetic field in EM wave, both are in same phase but both are in mutually perpendicular plane। अब ये जो C का फॉर्मूला होता है 1/√μ0ε0 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फॉर्मूला, ये हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एनर्जी डेंसिटी पे काम करते हैं। यहाँ दो एनर्जी डेंसिटी दो फॉर्म में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखें तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला 12ε0 E² और मैग्नेटिक फील्ड का B²/2μ0, ठीक है ना। ये हमारे एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले होते हैं। एवरेज निकालें तो E² का एवरेज लेना पड़ेगा। अब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ के आए हो, साइन स्क्वायर का एवरेज आप जानते हो हाफ होता है, तो हाफ इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी E0/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/4ε0 E0²। तो दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड की देखेंगे, इसमें भी साइन स्क्वायर आ रहा है जिसका एवरेज हाफ हो जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा 1/4B0² मजे की बात है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बराबर ही होती है, ठीक है ना। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की मिलेगी। अब अगर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पर दोनों हैं तो बराबर, तो रिजल्ट बन जाएगा हाफ। बहुत केयरफुल रहना। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो गई 12ε0 E0² या 12μ0, डिनोमिनेटर में μ0 B0², और एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो गई 1/4, ठीक है ना। तो अगर स्पेसिफिकली इनके बारे में पूछे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 1/4, टोटल के बारे में पूछे हाफ, ये रिजल्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है एवरेज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी जो होती है इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखी टोटल वाली इनटू स्पीड ऑफ लाइट कर दिया UC, ठीक है ना। ऐसे करके आप इसको याद रख लो। और वैसे क्या होती है पावर पर यूनिट एरिया, वो हम देख चुके हैं अपना इंटरफेरेंस में, वेव ऑप्टिक्स में, हर जगह पर इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी डाली, या तो ये वाला फॉर्मूला डालो या मैग्नेटिक फील्ड वाला डालो, बात बराबर है क्योंकि दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अब आ जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ बताता है, लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी और इसका मैग्नीट्यूड हमें इंटेंसिटी भी बताता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर में जब हम E को B की तरफ रोटेट कराते हैं, E क्रॉस B करते हैं, तो हमें लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिलता है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों के बीच का एंगल वैसे भी 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा EV/μ0, ठीक है ना। यही E0 B0/μ0 हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो हमें दे देगा इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी E0 B0 और μ0 दे रखे हो तो चुपचाप से E0 B0/μ0 करके उसको इंटेंसिटी निकाल के देके चले आओ, ठीक है ना। अब बात आती है कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो होता क्या है, जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज करता है, ठीक है ना, तो जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज करता है तो वहां जो करंट आता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे ये नॉर्मली हमने बैटरी कनेक्ट करी, वायर से करंट फ्लो किया,
इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट, मैग्नीट्यूड होगा dq बाई dt। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, चार्ज धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जा रहा है, चार्ज धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जा रहा है। तो अगर हम इधर चेक करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका वैल्यू होगा q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चेंज करता चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज करता चला जाएगा तो यहाँ हवा में जो करंट आएगा हाइपोथेटिकल नेचर का, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। मजे की बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, जगह अलग अलग होती है। हवा में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, वायर में होता है कंडक्शन करंट, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आप ये निकाल सकते हो। अभी हम इस पे सवाल भी देखेंगे। यहाँ आती है 4 मैक्सवेल इक्वेशन, ये बाकी तो हमारी जानी पहचानी है, कुछ नहीं किया इसने, जितनी इक्वेशन थी सबको मॉडिफाई करके अपने नाम से बना दिया। तो E डॉट डी ए क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम है यही इसने अपने नाम से चला दी, भाई मेरे नाम से बनाओ। इंटीग्रल B डॉट डी ए इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये क्या बताता है भाई, इंटीग्रल E डॉट डी ए चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इंटीग्रल B डॉट डी ए मैग्नेटिक चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, तो ये 0 है। इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी m सिंगल डेटा में, यानी कभी भी नॉर्थ पोल अलग नहीं हो सकता, साउथ पोल अलग नहीं हो सकता, दोनों हमेशा कंबाइंड रहेंगे, इसलिए मैग्नेटिक चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी। तो इसका सिग्निफिकेंस है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इंटीग्रल E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, अभी बताता हूँ मैं, ठीक है ना। इंटीग्रल B डॉट डी एल, ये एम्पियर का मॉडिफाइड फॉर्म है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। म्यू नॉट आई तो हम पढ़ते ही थे एम्पियर लॉ में, अब अगर हवा में लगाएंगे तो आई डी आ जाएगा, वायर में लगाएंगे आई सी आ जाएगा, और इसलिए इसने जनरलाइज करके लिख दिया आई सी प्लस आई डी। पर ये ध्यान रखना हमेशा एक टाइम पर एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। आई डी निकालने का तरीका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का तरीका क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी कर देंगे, अदरवाइज डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा। ये सिंपल टास्क रहेगा। मैं इस पे आता हूँ। इंटीग्रल E डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज करेगा तो उस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होती, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, वो कंजर्वेटिव होती है, ठीक है ना। ये हमेशा क्लोज्ड लूप में रहती है, वो हमेशा पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में जाती है। इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन कभी 0 नहीं होगा, उसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना। ये हमेशा वहाँ पर जनरेट होगी जहाँ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है ना। सोलेनॉइड में आप अच्छी तरह जानते हो करंट धीरे धीरे चेंज होता है, तो फील्ड धीरे धीरे चेंज होती है। तो ये वो रीजन है आर रेडियस का क्रॉस सेक्शन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है, डी बाई डी टी। अब क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ क्या करेगी, ये इस तरीके से हाइपोथेटिकल नेचर में इसके चारों तरफ, अंदर भी तो बाहर भी, इस तरीके से खुद को ओरिएंट करेगी सच दैट ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज को अपोज करे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को क्लॉकवाइज लाएगी और ऐसा फील्ड या करंट जनरेट करेगी जो इसके अपोजिट हो, ठीक है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज नेचर की हो जाएगी। और यहीं अगर ये डी बी बाई डी टी कम हो रहा हो तो यही क्लॉकवाइज नेचर की हो जाएगी। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो इसका वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं। इनसाइड में निकालना चाहते हैं, ऑन द सरफेस, या आउटसाइड। पहले इनसाइड में, तो हमने एक ये पूरा का पूरा लूप ले लिया, अब लगाया, मान लेते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि बी बढ़ रहा है। तो इंटीग्रल E डॉट डी एल, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, E इधर की तरफ है, डी एल भी इधर की तरफ है, तो E इंटू एल इक्वल्स टू माइनस अपोजिंग नेचर दिखा रहा है, डी फाई बाई डी टी का मतलब हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया तो बाहर आ गया, डी वी बाई डी टी अंदर बचा। अब मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूँ। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ए बाई एल डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब ए क्या है, ए वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जितने रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, एल वो हो गई जो उसको कवर करने वाली लेंथ हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इस पूरे पाई आर स्क्वायर रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है स्मॉल आर स्क्वायर में, लेंथ हो गई 2 पाई आर डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से इन साइड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर बाई 2 डी वी बाई डी टी, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। ऑन द सरफेस देखेंगे तो ऑन द सरफेस में तो कुछ नहीं करना, ऑन द सरफेस में हमारी आ जाएगी कैपिटल R बाई 2 डी वी बाई डी टी, सही है। आउटसाइड में देखें तो अब हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, आउटसाइड में हम यहाँ पर आ गए, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब फॉर्मूला तो वही है, E इक्वल्स टू ए बाई एल डी वी बाई डी टी।
अब ए वो एरिया है जितने रीजन में फील्ड चेंज कर रही है। अब आर आपने बड़ा ले लिया पर फील्ड तो इतने रीजन में चेंज कर रही है, कैपिटल आर रीजन में, तो एरिया की वैल्यू जाएगी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, कैपिटल आर, बाय 2 पाई स्मॉल आर, यानी ये पूरी लेंथ, ठीक है ना, इक्वल्स टू इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई आउटसाइड इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2r डी वी बाई डी टी, ठीक, यानी आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो डायरेक्ट वैल्यू पूछे जाते हैं। और ये ग्राफ, अब अगर आप सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ बनाओगे तो इन साइड में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये हो गया आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कंसेप्ट। हमेशा क्लोज लूप में रहेगी, नॉन कंजर्वेटिव रहेगी, वर्क डन राउंड पाथ में नॉन जीरो रहेगा समझ के, कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। और तब प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। अब इसके प्रॉब्लम बेहद आसान है, जो हमारा ये ईएम वेव वाला टॉपिक है। पढ़ो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमें ये देखना है, देखो हमें इक्वेशन दे रखी है, हम सबसे पहले ये देखेंगे वैक्यूम में चल रही है या मीडियम में चल रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ईएम वेव इन वैक्यूम, खुद ही बता दिया उसने। स्टूडेंट यही छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देता, पता ही नहीं होता। गिवन बाय 40 cos के जेड माइनस इतना, वेयर ई जेड ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें पता है ओमेगा बाई के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है वैक्यूम में, तो सी होगा, हो गया ना, यहाँ से के का वैल्यू आ गया। ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है 6 × 10⁸, के हमें निकालना है, सी हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, तो के की वैल्यू आ गई 2 पर मीटर सॉरी, तो 2 पर मीटर के हिसाब से राइट आंसर थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहे चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैरिंग एज क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसका चार्ज टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, हमें पता है करता है भाई, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। करना क्या है ये बताओ, कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से हवा का करंट निकालना है, क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी टी करेंगे, और क्या ही करेंगे। तो डी क्यू बाई डी टी हो गया क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। आंसर देख लो, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पढ़ो, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 2 pf, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज चेंजिंग विद वैल्यू ऑफ 10 to the power 12 वोल्ट पर सेकंड। तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, dV बाई dt है, 10 to the power 12 वोल्ट पर सेकंड। कैपेसिटेंस दे रखी है 2 पिकोफैराड। करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। हमने कैपेसिटर का चार्ज लिखा, हमेशा पहले यही कर लो, Q इक्वल टू सी वी, डी क्यू बाई डी टी करा, ठीक है, C तो बाहर चल गया, dV बाई dt, और यही हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब कितना आसान है, और लोग इसमें परेशान रहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट चिल्लाते हुए। तो आई डी का वैल्यू मेरे पास आ गया सी डी वी बाई डी टी, वैल्यू डाल देते हैं। सी हो गया 2 × 10⁻⁻12, डी वी बाई डी टी हमारे पास हो गया 10⁻12, ये गया 2 एम्पियर। राइट आंसर फर्स्ट वाला। पढ़ो, कह रहा है ई एम वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट पर मीटर। तो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मतलब ई नॉट दे रखा है 1 वोल्ट पर मीटर। करना क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, बड़ी अच्छी बात है। वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, बहुत अच्छी बात है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एवरेज एनर्जी मुद्दे की बात है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। मैंने बोला कौन सी वाली, जरूर चेक कर लेना, टोटल पूछा है या स्पेसिफिक पूछा, तो इसने स्पेसिफिक पूछा। एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, वैल्यू डालना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 इंटू 1 स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2.2, बस इतना ही लिख लो, 2 1 कर लो, चलो खुश रहो आप, इंटू 10⁻⁻12। तो राइट आंसर हो गया 2.21 इंटू 10⁻⁻12 के हिसाब से फर्स्ट वाला। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन मैनेज करना सिखाऊंगा। रेडियस दे रखा है हमें इसका 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय 5 mm। ये आपको टेस्ट में भी मिलेंगे ऐसे सवाल, और लेक्चर में खूब करा रखे हैं मैंने ये, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं आती वैसे भी। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, हम इसे एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर रहे हैं। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15। तो जो चार्जिंग करंट दे रखा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी दे रखा है, 0.15 दे रखा है। करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, डी वी बाई डी टी निकालना है। तो वही क्यू इक्वल टू सी वी, डिफरेंशिएट मारा, डी क्यू बाई डी टी सी डी वी बाई डी टी, बन गया ना रिलेशन। ये आई हो गया, सी इसकी कैपेसिटेंस हो गई, तो एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पाई आर स्क्वायर बाय डी वी बाई डी टी। अभी बहुत ध्यान से देखना कैलकुलेशन का मैनेजमेंट। डी वी बाई डी टी हो गया आई डी बाय
पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, ना हम पाई डाल रहे ना हम एप्सिलॉन नॉट डाल रहे हैं। आपको ये क्या कर दिया 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, अपना दोस्त भूल गए थे आप कूलम्स लॉ का, तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट सीधे सीधे सटाक से निपट गया। 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹। करंट कितना है 0.15। सेपरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 mm, 5 × 10⁻³ हो गया। आर स्क्वायर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12 × 10⁻⁴। अब आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है ना, और राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये था आपका सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट और ईएम वेव का बेसिक वाला सेक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे फॉर्मूले कवर कर लिए, सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए प्रॉब्लम्स। अब कल के लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, PYQ कवर करेंगे, साथ में मेरे प्रॉब्लम्स होंगे और आप DPP करोगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को और प्रैक्टिस करनी है, 120 से 180 का टारगेट सेट करना है, वो क्रैश कोर्स का जो पेड सेक्शन है उसको बाय कर सकते हैं। जो जिन बच्चों को लगता है कि वो खुद से कर सकते हैं, वो खुद से कर सकते हैं। इसकी जो PDF है आपको सेम उसी कोर्स के अंदर कंटेंट वाले सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कल के लेक्चर के बाद, ठीक है ना, जो कल का लाइव लेक्चर रहेगा उसके बाद आपकी इसमें कैसे भी लेवल की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होगी, वो 100% कवर होगी। नीट के अंदर आपके 4 के 4 प्रॉब्लम 100% सही होने चाहिए, वो गलत नहीं होंगे। तो हम कल का लेक्चर देखते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जो बच्चे कल लाइव नहीं कर पाए उनके लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे जस्ट इन केस आपकी सुबह टेस्ट है तो आप उसको शाम में भी देख सकते हो, ठीक है ना। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप लाइव ले रहे हो तो आप लाइव ही देखो, क्योंकि उससे टच एंड फील अलग होती है, उससे जो सिस्टम होता है समझने का वो अलग होता है। आपको बार बार टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, वंस एंड फॉर ऑल डन हो जाएगा। एक और चीज, साथ में एनसीईआरटी लेकर के बैठना, ताकि आप उन जो 1 लाइनर्स मैंने एनसीईआरटी के दिए उनको आप साथ के साथ लिख करके पैकअप कर लो, ठीक है ना। तो ये मेरी कल के लेक्चर की प्लानिंग रहेगी। तो मिलते हैं कल हम लोग लाइव लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।